क्या आपने कभी सोचा है? चीनी पानी में डालते ही गायब कैसे हो जाती है, लेकिन स्वाद अब भी मीठा है। आखिर चीनी गई कहाँ? यहीं से शुरू होती है रसायन विज्ञान की एक सबसे जरूरी कहानी, विलयन की कहानी। नमक, पानी, दवा, स्याही, यहाँ तक कि हवा भी, सब कुछ विलयन है। तो चलिए समझते हैं, विलयन क्या है, इसके प्रकार और बोर्ड परीक्षा में आने वाले सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। कभी सोचा है कि सोडा की कैन को खोलते ही उसमें से वो फिज की आवाज क्यों आती है, या फिर समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? अच्छा, इन सब का जवाब ना केमिस्ट्री की एक बहुत ही मजेदार दुनिया में छुपा है, जिसे हम कहते हैं विलयन। तो आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ये तीन चीजें, पीतल, हवा और हॉस्पिटल की आईवी ड्रिप, एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? जरा सोचिए, इनके बीच में आखिर ऐसा क्या है जो कॉमन हो सकता है? और जवाब है कि ये सभी विलयन हैं। हाँ, थोड़ी हैरानी हुई ना? असल में हमारी दुनिया शुद्ध चीजों से ज्यादा मिश्रणों से बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि ये मिश्रण आखिर काम कैसे करते हैं। तो तैयार है? ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम लोग विलयन की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे इसके पीछे के रोमांचक विज्ञान को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये विलयन होता क्या है? एक विलयन दरअसल एक समांगी मिश्रण होता है। अब ये समांगी शब्द का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सब कुछ एक दूसरे में पूरी तरह से मिल गया है, एकदम यूनिफॉर्मली। जैसे जब पानी में चीनी घोलते हैं तो हर घूंट एक जैसा मीठा लगता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं कम मीठा हो और कहीं ज्यादा। हर विलयन की कहानी में ना दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एक विलय और दूसरा विलायक। इसे ऐसे समझिए, अगर हम नींबू पानी बना रहे हैं तो चीनी और नींबू का रस ये दोनों विलय हैं, मतलब वो चीजें जो घुल रही हैं, और पानी विलायक है, यानी वो चीज जो अपने अंदर घोल रही है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जब हम विलयन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर तरल पदार्थ आते हैं, लेकिन विलयन गैस या ठोस भी हो सकते हैं। अरे हाँ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो एक गैसीय विलयन है, और पीतल जैसी मिश्र धातुएं ठोस विलयन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि विलयन क्या है, पर हम ये कैसे बताएं कि कोई विलयन कितना प्रबल है या कमजोर? मतलब उसमें कितनी चीज घुली हुई है? यहीं पर सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। सांद्रता को मापने का एक बहुत सीधा साधा तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत। इसे आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जैसे कि जो कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन आता है उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। मोलैरिटी, जिससे हम कैपिटल M से दिखाते हैं, सांद्रता मापने का एक बहुत ही कॉमन तरीका है, खासकर केमिस्ट्री लैब्स में। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये विलयन के कुल आयतन यानी वॉल्यूम पर आधारित है। ये बात आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इस उदाहरण को एक साथ हल करके देखते हैं। पहला कदम, हमें NaOH के ग्राम को मोल में बदलना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कदम, अब हमें मिलीलीटर को लीटर में बदलना होगा। ये तो आसान है। और आखिर में तीसरा कदम, हम मोल को लीटर से डिवाइड करते हैं, और ये रहा हमारा जवाब 0.278 m। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सांद्रता मापने का एक और तरीका है मोललता, जिसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी अंतर है। मोललता विलयन के आयतन पर नहीं, बल्कि सिर्फ विलायक के द्रव्यमान यानी मास पर आधारित होती है। तो सवाल ये है कि हमारे पास मोलरता और मोललता दोनों क्यों हैं? इसका सारा खेल तापमान का है। सोचिए, जब किसी तरल को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, उसका आयतन बदल जाता है। इसका मतलब है कि मोलरता भी बदल सकती है, पर द्रव्यमान वो कभी नहीं बदलता। इसलिए जब भी केमिस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जहां तापमान बदलता है तो मोललता उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त होता है। ठीक है, अब जब हम सांद्रता को मापना सीख गए हैं तो चलिए घुलने की प्रक्रिया के बारे में ही बात करते हैं। मतलब किसी चीज की कोई लिमिट है घुलने की? कोई पदार्थ कितना घुल सकता है? यहीं पर विलयता यानी सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। विलयता का एक सुनहरा नियम है, समान को घोलता है। इसका मतलब है कि ध्रुवीय अणु जैसे पानी दूसरे ध्रुवीय पदार्थों जैसे नमक को घोलना पसंद करते हैं,
और इसी तरह अध्रुवीय पदार्थ जैसे तेल दूसरे अध्रुवीय पदार्थों में घुलते हैं। और यही वजह है कि तेल और पानी कभी नहीं मिलते। संतृप्ति को समझने के लिए एक स्पंज की कल्पना कीजिए। एक असंतृप्त विलयन एक सूखे स्पंज के जैसा है, वो और पानी यानी विलय सोख सकता है, और एक संतृप्त विलयन उस स्पंज की तरह है जो पानी से पूरी तरह भर चुका है। अब अगर और पानी डालने की कोशिश करेंगे तो वो बस बाहर बह जाएगा, वो और नहीं सोख सकता। हम सभी जानते हैं कि ठंडे सोडा की कैन खोलने पर वो एक मस्त फिज की आवाज आती है, पर उस फिज के पीछे का विज्ञान क्या है? आइए पता लगाते हैं। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि कुछ देर बाद वो सारा मजा कहाँ चला जाता है। और इसका जवाब छिपा है दबाव और गैस की घुलने की क्षमता के बीच के एक बहुत गहरे रिश्ते में। इस सवाल का जवाब एक शानदार सिद्धांत में है जिसे कहते हैं हेनरी का नियम। यही वो नियम है जो सोडा के फिज, स्कूबा डाइविंग और यहां तक कि पानी में मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं, इन सब के पीछे का राज खुलता है। इस संबंध को समझने के लिए गणित बहुत ही सरल है। जितना ज्यादा दबाव यानी P होगा, उतनी ही ज्यादा गैस यानी X उस लिक्विड में घुल सकती है। ये एक सीधा साधा संबंध है। तो देखिए, सोडा कैन के अंदर बहुत ज्यादा दबाव होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जबरदस्ती तरल में घुलाकर रखता है। जैसे ही हम कैन खोलते हैं, स्स करके दबाव अचानक कम हो जाता है और गैस बुलबुलों के रूप में बाहर भाग जाती है। यही सिद्धांत मछलियों के लिए भी बहुत जरूरी है। ठंडे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन घुलती है जिसकी उन्हें सांस लेने के लिए जरूरत होती है। वाह, हमने आज बहुत कुछ सीख लिया। तो चलिए एक तेज रीकैप करते हैं ताकि ये पक्का हो जाए कि हमें सारी जरूरी बातें याद हैं। तो ये हैं आज के मुख्य बिंदु। विलयन एक समांगी मिश्रण है। हम सांद्रता को मोलरता और मोललता से मापते हैं। याद रखिएगा, मोलरता तापमान के साथ बदलती है पर मोललता नहीं। और विलेयता समान समान को घुलता है और हेनरी के नियम पर चलती है, खासकर गैसों के लिए। और जाने से पहले मैं एक सवाल के साथ सबको छोड़ना चाहता हूं। हमने अभी सीखा कि तापमान बढ़ने पर गैस की घुलने की क्षमता कम हो जाती है। तो जरा सोचिए, जलवायु परिवर्तन और गर्म होते महासागर हमारे जलीय जीवन को, हमारी मछलियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब केमिस्ट्री के उन्हीं सिद्धांतों में छिपा है जो हमने आज सीखे हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।